तो हेलो एंड वेलकम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडर। यहाँ पे दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। एंड जैसा आपको मालूम है दोस्तों, ये चैनल बिल्कुल यंग ब्रांड न्यू चैनल है, लेकिन इस चैनल को हम आपकी सारी ज़रूरत यूपीएससी सीएससी रिलेटेड जितनी भी नीड्स है उसको फुलफिल करने वाले हैं। एंड दिस विल बी द ओनली चैनल यू विल बी रिलाइंग अपॉन। तो उसी श्रृंखला में आपकी इन्वायरमेंट की स्टैटिक क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसको मैं लेने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हार्दिक स्वागत है। एंड इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मैं बता दूं। तो इस इन्वायरमेंट की जितनी भी स्टैटिक कवरेज है कवर होनी शुरू हो चुकी है। डेली मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग क्लास होगी है, आपको स्लॉट्स जल्दी मिल जाएंगे। एंड दिस विल बी अ डेली क्लास, आपको रोज कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल बेस्ट कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट। एंड ये कंटेंट आपको कह सकते हैं कि आपको क्लास के अंत तक सब कुछ समझ आ जाएगा एंड चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसी फोकस के साथ आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी टॉपिक यूपीएससी सीएससी में जब भी आप स्टार्ट करें तो गाड़ी खरीदते हैं, क्या पूछते हैं? कितना देती है, कितना माइलेज है। तो कुछ वैसे ही यूपीएससी सीएससी में क्या करेंगे, मेहनत डाल रहे हैं, कितना रिटर्न्स मिलेगा, फायदा क्या। तो भैया ये है कर्व। पिछले 2011 से लेके 19 तक एनवायरमेंट टॉपिक में जो सवाल आए हैं उनका वेटेज आप देख सकते हैं। तो 15 सवाल 11 में अगर आप देखो तो आपको 15 सवाल दिखेंगे, 12 में 12 सवाल, 13 में 13 सवाल, 14 में 17 सवाल, 15 में कुछ 10 सवाल हो गए, 16 में 18 सवाल, 17 में आप देखें तो 11 सवाल, फिर 13 एंड फिर कहीं 11। तो राउंड अबाउट आप कह सकते हैं 14 से 15 सवाल प्रीलिम्स में एनवायरमेंट से आता है, लाजमी है। फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम कंबाइंड होता है, सेम एग्जाम है, तो इस वजह से एनवायरमेंट का फोकस बहुत ज्यादा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो 14-15 सवाल हैं ये सिटर्स होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत, मैं कह सकता हूं कि इस एनवायरमेंट टॉपिक में सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलते हैं। और किसी टॉपिक में ये हिट रेट नहीं है। बहुत कम ऐसे टॉपिक्स हैं, पिछले साल पॉलिटी हुआ था, बट पॉलिटी अगेन बहुत वास्ट है। एनवायरमेंट उतना वास्ट नहीं है, बहुत लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है वो भी मैं आपको बता दूंगा। मेंस में अगर आप देखें तो 35 सवाल 35 मार्क्स के क्वेश्चन आना पेपर 3 में इज एन एक्सेप्शन। नॉर्म इज 25 मार्क का सवाल आता है, यानी कि पुराने पैटर्न में 12.5 मार्क्स इंटू 2 यानी 2 सवाल आते थे। आज के पैटर्न में देखें तो 15 मार्कर एक आता है एंड 10 मार्कर भी एक आता है। तो ज्यादा सवाल मेंस में नहीं आ रहे, इस पे कोई डाउट नहीं। 2 सवाल आ रहे हैं, बहुत ही डिसेंट सा वेटेज है। बट प्रीलिम्स जो कि पहला पड़ाव है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में, वो क्लियर करना है तो भैया एनवायरमेंट में मास्टरी चाहिए। इसके बिना इम्पॉसिबल कहना गलत होगा, लेकिन बहुत कठिन हो जाएगा ये एग्जाम क्लियर करना। एनवायरमेंट पे आपको बहुत मजबूत ग्रिप होनी चाहिए। एंड मैं आपको कह सकता हूं सबसे कम एफर्ट्स में सबसे अच्छा रिटर्न्स आपको इसी टॉपिक में मिलेगा, और किसी में मिले इसके चांसेस थोड़े कम है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी टॉपिक जब आप स्टार्ट करें तो क्या करेंगे, आप एक सिंपल प्रक्रिया करेंगे। आप सिलेबस खोलेंगे, उस टॉपिक पे देखेंगे सिलेबस में क्या लिखा है। तो एनवायरमेंट की बात करें तो प्रीलिम्स में देखिए क्या लिखा है, जनरल इश्यूज। ज्यादा एक्सपर्ट ना बने, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। आगे पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोल्ड करके लिखी है, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। क्या मतलब ज्यादा चौधरी ना बने, ज्यादा डेप्थ में जाएंगे बायोलॉजी के रियाम में घुस जाएंगे। सिंपल ऊपर ऊपर से नॉलेज जानना है, ज्यादा डेप्थ ज्यादा
एक्सेप्शनल डेप्थ में नहीं जाना, ऊपर ऊपर से ज्यादा चीजें कवर करनी है। तो एक जनरलिस्ट के नजरिए से आपको जो नॉलेज होना चाहिए उतना ही जानना है। वो कितना है मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोर्स में उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपको जानना है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं जानना। ऑलरेडी वो अपर लिमिट तक मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। मेंस में अगर आप देखें सिलेबस में क्या लिखा है, कॉन्जर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। बट एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताऊं तो ये चीजें भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घुमा के जब आप बायोडाइवर्सिटी टॉपिक की बात करते हैं जो कि प्रीलिम्स में लिखा है, तो बायोडाइवर्सिटी में ही क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। उसमें कहीं ना कहीं घुमा के आप पोल्यूशन टॉपिक कवर कर सकते हो, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कर सकते हो, डिग्रेडेशन कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो पोल्यूशन का भी थोड़ा सा रोल है, तो पोल्यूशन का भी थोड़ा नहीं काफी मेजर रोल है, तो पोल्यूशन भी उसमें कवर होता है। तो ये जो मेंस के सिलेबस में लिखा है, फ्रैंकली स्पीकिंग ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें आपको यूपीएससी सीएससी के लिए यूपीएससी की सिलेबस बताती है, तो इतना तो आपको जानना है। तो दोस्तों इसके साथ हम आज एनवायरमेंट की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम कवर करेंगे इकोलॉजी, एनवायरमेंटल इकोलॉजी पहले टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद हम पोल्यूशन टॉपिक करेंगे, पोल्यूशन करेंगे, एंड उसके बाद बायोडाइवर्सिटी करेंगे, एंड फाइनली क्लाइमेट चेंज करेंगे। और इसके साथ हमारा कंप्लीट कवरेज स्टैटिक पार्ट का एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का हो जाएगा। तो थोड़ी लंबी क्लासेस होंगी, कुछ दिन चलेंगी ये। कोशिश रहेगी कि आने वाले कुछ दिनों में हम कंप्लीट स्टैटिक एनवायरमेंट कवर कर दें। कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ समझना है, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। इसके सिवा आपको और कोई सोर्स नहीं पढ़ना, यही सोर्स सब कुछ इनकम्पास करके बन रहा है। सबसे ज्यादा नॉलेज सब कुछ कवर करता है ये सोर्स, तो इससे ज्यादा आपको और कुछ भी नहीं जानना। तो चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इससे पहले स्टार्ट करें, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं तो दोस्तों, अनअकैडमी अगर आप देखें तो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, और साथ साथ आपको मिलता है इनका अनलिमिटेड एक्सेस। तो अगर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात हो तो जाहिर सी बात है, फैकल्टी कैसी है, कौन सी फैकल्टी है जो ये कोर्सेज ले रही है, तो आप देख सकते हैं इंडिया के बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं, बेस्ट एजुकेटर्स हैं, जो कि अनअकैडमी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनके द्वारा बनाया गया है बहुत सारा कोर्स। तो इस जो फैकल्टी की बात हो रही है तो मैं इस बारे में भी आपको बता दूं, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में इंटरव्यू दिया है, 5 बार मेंस दिया है। इसके सिवा आप तक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को, 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स टू बी प्रिसाइज, ऑफलाइन मोड में मेंटर किया है। ये मेरा अनअकैडमी में आप अगर देखें तो ये मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पर जाके मुझे फॉलो करें, फॉलो करेंगे। इसके सिवा ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको मेरे द्वारा बनाया गया ढेर सारा स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जियोग्राफी कवर्ड है, डेली 10 PM क्विज होती है वो कवर्ड है, और आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं फ्री स्पेशल क्लास में कवर करवाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप देखें तो अनअकैडमी में 16,000 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में, जो कि कंप्लीट तरीके से यूपीएससी सीएससी के लिए आपको तैयार कर देते हैं। तो इनकी जो कॉस्ट है, 2 प्रकार की सब्सक्रिप्शन है, प्लस एंड आईकनेक्ट। प्लस सब्सक्रिप्शन देखें तो इसमें लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, और जाहिर सी बात है अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। जब तक आपकी सब्सक्रिप्शन चल रही है तब तक आप जितनी मर्जी उतनी बार देखिए वो कोर्स। तो ये है प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन देखें तो इसमें आपको प्लस के ऊपर और कुछ एडिशनल चीजें मिलती हैं। नंबर 1, आपको एक मेंटर मिलते हैं जो आपको पर्सनल गाइडेंस देते हैं। आपको स्टडी प्लानर मिलता है जिसके मुताबिक आपके अनुसार वो स्टडी प्लान बनाई जाती है। स्टडी मटेरियल मिलता है, एंड टेस्ट एनालिसिस मिलती है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, और एक्सपर्ट की गाइडलाइंस भी आपको मिलती रहती हैं। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी यहां पर होती है आइकनिक सब्सक्रिप्शन में। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसकी कॉस्ट अगर आप देखें, आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, जो कि मेरा कोड है, KC10 कोड जैसे ही आप यूज करते हैं आप अनलॉक करते हैं मेरी मेंटोरशिप की मेरी तरफ से एडिशनल बेनिफिट है।
तो इसकी कॉस्ट हो जाती है 1 साल की 44,550 रुपीज, 2 साल की 64,800 रुपए, 3 साल की 81,000 रुपए। वहीं दोस्तों अगर आप iConnect सब्सक्रिप्शन लें आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, जो कि अगेन मेरा कोड है, तो इसके बाद आपको मिलता है 1 साल की कॉस्ट होती है 67,050 रुपीज, 2 साल की 1,04,175 रुपए और 3 साल की 1,38,375 रुपए। वैसे ही दोस्तों ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अनअकैडमी में आपको ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी मिलती है, 1 साल की कॉस्ट है। आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 यानी 10% डिस्काउंट के बाद जो कॉस्ट होती है वो हो जाती है 1 साल की 24,750 रुपए, 2 साल की अगर आप देखें तो 36,000 रुपए, 3 साल की 45,000 रुपए। इसके सिवा दोस्तों जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो भी अवेलेबल है। तो इसकी कॉस्ट हो जाती है आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, जिसमें 1 साल की जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो अगर आप देखें तो 17,103 में है, 2 साल की 99,680 में और 3 साल की 1,21,200 रुपए में है। इसके सिवा दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है। तो सबसे पहला आप देखें तो इसी चैनल अनअकैडमी पाथफाइंडर हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फ्री टेस्ट सीरीज, महिपाल सर के गाइडेंस में आपको मिल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। तो ये टेस्ट सीरीज अगर आप देखें फॉर करंट अफेयर्स है, बस अभी 13 मार्च को ही स्टार्ट हुई है। तो अभी से जुड़ जाइए, अभी से जुड़ जाएंगे तो पूरा प्रीलिम्स के पहले तक आप रेडी हो जाएंगे। तो जल्दी से जाइए, जाके अनअकैडमी पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज में जुड़िए, जाके एनरोल कीजिए, KC10 कोड का इस्तेमाल कीजिए और अनलॉक कीजिए इस टेस्ट को। बहुत जरूरी है, डेली हैबिट बना दीजिए इस पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज से जुड़ने की। इसके सिवा दोस्तों इम्पल्स मार्च में ही टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है करंट अफेयर्स की, और राइज भी है, बट पाथफाइंडर के साथ जुड़ना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बहुत सारे नए बैचेस स्टार्ट किए हैं हमने 17 मार्च को, आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, यानी इंग्लिश आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो बाइलिंगुअल भाषा में हिंदी इंग्लिश, जैसे मेरा कंटेंट रहता है इंग्लिश स्लाइड्स रहते हैं हिंदी में, आपको मैं समझाता हूँ, कुछ वैसी भाषा में बहुत सारे इंग्लिश बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं। अलग अलग बैचेस हैं, 1 साल का बैच है, 2 साल का बैच है, NCERT बेसिक फाउंडेशन बैच है। तो ये सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो इससे जुड़ना बहुत अनिवार्य है आपको ये एग्जाम क्लियर करने के लिए। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो नाउ इज द टाइम। क्यों? क्योंकि ये सारे बैचेस जस्ट अभी स्टार्ट हो रहे हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स के बैचेस हैं, अभी जुड़ेंगे बहुत फायदा होगा। एंड KC10 कोड से जुड़ेंगे तो आपको मेरी मेंटरशिप एडिशनल मिलेगी। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैट है, आप अगर देखें तो कंपीट क्रैक कॉन्कर इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो ये अगर आप देखें तो बहुत सारे प्राइजेस हैं। तो आप देखें तो 21 मार्च सुबह 11 बजे ये कॉम्बैट होने वाली है। तो जाएं, जाके एनरोल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और एनरोल करें। तो ये आप कह सकते हैं बहुत ही UPSC पैटर्न पे किया जाने वाला कॉम्बैट है, टेस्ट सीरीज टेस्ट है। तो इसको जाएं, जुड़ें एंड इसका फायदा उठाएं। तो दोस्तों चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है एनवायरमेंट स्टैटिक। तो सबसे पहले आता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो भैया ये 2 टर्म है, एनवायरमेंट आपने सुना, इकोलॉजी आपने सुना, मैं मान के चलता हूं आपको दोनों नहीं आते, तो चलिए दोनों समझते हैं। एनवायरमेंट तो ऐसा है ना कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, अरे ये पढ़ता लिखता नहीं, इसकी एनवायरमेंट देखो कैसी होगी, एनवायरमेंट खराब है। तो क्या कहानी है, एनवायरमेंट है क्या? तो आप अपने घर के बाहर एक पेड़ देखिए, तो ये पेड़ अगर आप देखें तो भैया इस पेड़ को जीने के लिए वो सारी चीजें जो इसको इंपैक्ट करती हैं, जिससे ये असर होता है, असर पड़ता है इस पे इसके लाइफ टाइम में, वो सब है इसके एनवायरमेंट का पार्ट। तो भैया कौन इंपैक्ट करता है इस पेड़ को? तो ये सबसे पहले देखिए सोलर एनर्जी, अगर सन नहीं होगी तो पेड़ फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, वो कैसे कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, शुगर बनाएगा, रादर सबसे पहले तो शुगर बनता है, तो शुगर कैसे बनाएगा, कैसे इस्तेमाल करेगा? सिर्फ क्या सन से फोटोसिंथेसिस होती है? नहीं साहब, उसको पानी भी चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी अजैव चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये नॉन लिविंग थिंग्स भी इस पेड़ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। अगर ये नॉन लिविंग थिंग्स ना हो तो ये पेड़ नहीं जी सकता, ये पेड़ जी नहीं पाएगा। तो ये क्या है?
तो ये पेड़ आपके घर के बाहर जो है वो सोलर एनर्जी पे निर्भर करता है, यानी सन पे निर्भर करता है। जो ऊपर से पानी गिरती है उस पे निर्भर करता है। जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं उससे वो CO2 लेता है, उस पर भी निर्भर करता है। नीचे मिट्टी में जब पानी जाती है तो मिट्टी में जाके वो जो एसेंशियल मिनरल्स हैं वो सॉइल से उसके रूट्स खींच पाते हैं, न्यूट्रिएंट्स खींच पाता है, तो सॉइल पर निर्भर करता है। तो ये सारी चीजें क्या है? नॉन लिविंग। क्या पेड़ सिर्फ इन नॉन लिविंग थिंग्स पर ही डिपेंड करता है? नहीं साहब। अगर आप बात देखें इस पेड़ की तो ये पेड़ दोस्तों, इसके ऊपर एक चिड़िया रहती है, वो चिड़िया भी इस पेड़ को इंपैक्ट करती है। क्या करती है चिड़िया? तो चिड़िया अगर आप देखें तो भैया चिड़िया आती है, इस पेड़ पर रहती है, इसका जो फल है उस फल को खाती है, और उसका जो बीज है वो बीज मुंह में फल खाते हुए अंदर पेट में गया। चिड़िया उड़ के फुर्र कहीं चली जाती है, फिर कहीं दूर जाके कहीं चिड़िया बैठती है, फिर बेचारी खाई है तो एक्सक्रीट भी करेगी। तो चिड़िया गिराती है बीज, साथ में गिरता है वो बीज जब गिरता है तो नया पौधा पनपता है, नया पेड़ पनपता है। तो वो चिड़िया ने क्या कराया? तो वो चिड़िया ने इस पेड़ के लिए डिस्पर्सल का काम करवाया। दूर तक आप देखें तो इसके प्रोजेनी, अगली जनरेशन इस पेड़ की दूर दूर तक फैल पाई। तो क्या किया? इस चिड़िया का भी रोल है। अच्छा, ये पेड़ की यदि मात्रा बढ़ने लगे तो मान लीजिए ये सवाना जैसी कोई ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड सिंप्लीफाई करके बताऊं तो आप डिस्कवरी खोलते हैं तो जो आप ग्रासलैंड देखते हैं, आप देखते हैं ना सवाना डिस्कवरी, जब भी आप खोलें तो ज़ीब्रा दिखता है, लायन दिखता है। तो वो जो वैसी भूमि है, मान लीजिए वैसी भूमि है, चारों तरफ उसमें घास होता है, इक्के दुक्के कहीं कहीं पर पेड़ होते हैं, तो ये कुछ वैसा ही पेड़ है। तो ये पेड़ अगर कुछ वैसा पेड़ है तो ये पेड़ यदि ज्यादा बड़ा होने लगे तो कौन आ जाता है? ज़ीब्रा आता है। ज़ीब्रा आके क्या करेगा? वो आके इसके पत्ते खाने लगेगा। तो क्या ये ज़ीब्रा इस पेड़ को इंपैक्ट कर रहा है? जरूर कर रहा है। ज्यादा खा जाएगा तो पेड़ मर जाएगा, संतुलित मात्रा में खाएगा तो पेड़ सरवाइव कर सकेगा। तो ज़ीब्रा भी क्या कर रहा है? इस पेड़ को इंपैक्ट करता है, बिल्कुल करता है। तो ये पेड़ कुछ जैव चीजों से भी इंपैक्टेड है। नीचे एक गिलहरी रहती है, फल गिरता है, उसको खाती है, तो क्या करती है? अगेन उस फल के बेसिस पे जीती है, तो वो इससे फल मिलता है, और फल मिलता है तो ये क्या करती है? अगेन दूर दूर तक उसके बीज को डिस्पर्सल में रोल प्ले करती है, साथ साथ खुद भी एक्सक्रीट करती है, तो ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी में गिरता है। ये पेड़ के पत्ते गिरते हैं इतने सारे, ये सारे ऑर्गेनिक मैटर जमीन पे गिरते हैं। तो ये पत्तों का क्या होता है? तो ये पत्तों पर एक स्पेशल प्रकार के जीव, जिनको आगे चल के हम पढ़ेंगे, जिन्हें डिकम्पोजर्स कहते हैं। ये जीव बेसिकली क्या है कि ये जो पत्ते वत्ते डेड ऑर्गेनिक मैटर जो भी गिर रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, उसको फर्दर सिंपलर फॉर्म में तोड़ देती है। तो उससे ऑर्गेनिक मैटर जो है उससे एनर्जी ले लेती है, अपना सर्वाइवल कर लेती है, और इनऑर्गेनिक चीजें वापस सॉइल में चली जाती हैं। तो इससे सॉइल क्या होता है? इन डिकम्पोजर्स के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर कुछ ह्यूमस बन के सॉइल में चला जाता है, इनऑर्गेनिक मैटर सिंपलर फॉर्म में सॉइल में चला जाता है, तो सॉइल फर्टाइल हो जाती है। तो ये पेड़ के पास अब वापस न्यूट्रिशन रिसाइकल होके आता है। क्या एनर्जी रिसाइकल होती है? कमेंट में बताइएगा, आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे हम क्या एनर्जी रिसाइकल होती है, कमेंट्स में बताइएगा। तो ये जो न्यूट्रिशन है वो रिसाइकल होके आप अगर देखें तो वापस आता है इसके पास। तो इस डिकम्पोजर का भी रोल है, एसेंशियल न्यूट्रिशन वो अनलॉक करके सॉइल को रिच बनाता है और पेड़ सरवाइव करती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं देखूं तो ये पेड़ की यदि बात हो तो पेड़ का, जब मैंने बात कहा ऑर्गेनिक मैटर, जब मैंने पेड़ की बात की वो किन किन पर, उसके किस किस पर वो निर्भर करता है, तो मैं कह सकता हूं वो दो प्रकार की चीजों पर निर्भर करता है। कुछ चीजें जो लिविंग हैं,
कुछ चीजें जो नॉन लिविंग हैं। जब हम एनवायरमेंट पढ़ते हैं तो लिविंग को हम कहेंगे बायोटिक और नॉन लिविंग को हम कहेंगे एबायोटिक। ये आपको याद रखना है। तो कुछ चीजें लिविंग हैं जिसको हम कहते हैं बायोटिक, कुछ चीजें नॉन लिविंग जिसको हम कहते हैं एबायोटिक। तो क्या क्या लिविंग चीजें पेड़ को इंपैक्ट की? तो भैया ज़ीब्रा ने किया, बर्ड ने किया, स्क्विरल ने किया, डिकम्पोजर्स फंगी, कुछ बैक्टीरिया, ये सब जो सॉइल में थे उन्होंने भी इंपैक्ट किया, डिकम्पोजर भी इंपैक्ट कर रहे हैं। नॉन लिविंग एबायोटिक क्या क्या चीजें थी जो कि इस पेड़ को इंपैक्ट करी हैं? तो आप अगर देखें तो सन, सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इसके सिवा आप देखें तो सॉइल। तो ये तो कुछ है, आप अगर ध्यान में डिटेल में देखें तो मल्टीपल मिलेंगे। तो अगर हम देखें तो वो सब कुछ जो इस पेड़ के इर्द गिर्द है, जो इसे इसके लाइफ टाइम में इंपैक्ट करता है, वो सब क्या कहलाता है? वो सब कहलाता है इस पेड़ का एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट अगर हम देखें तो इट इंक्लूड्स बोथ द लिविंग एज वेल एज द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि इट इंक्लूड्स बोथ द बायोटिक एज वेल एज दी एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एनवायरमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है जो कि लिविंग होता है जिसे क्या कहते हैं हम? बायोटिक। दूसरा नॉन लिविंग होता है जिसे हम कहते हैं एबायोटिक। सही बात है, सही बात है, मानते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कीजिए, आपकी श्रद्धा, आपकी इच्छा। मैं कहूंगा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए तो अब जरा अंग्रेजी में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आप समझ सब कुछ चुके हैं, आपसे कोई डेफिनेशन कहीं नहीं पूछने वाला है, याद रखिएगा, बस समझने के लिए है सब कुछ। तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स और affects an organism है वो सब कुछ जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द है या उस पर उसका असर होता है। कब? उसके लाइफ टाइम में वो सब मिलके बनता है उसका एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज दी सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एनवायरमेंट सबको समझ आ गया। अगला टर्म है इकोलॉजी। तो दोस्तों जब हम इकोलॉजी की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इकोलॉजी क्या है। तो जो हम पढ़े ना, इसी को अगर साइंटिफिक तर्ज से, साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक वे ऑफ इंक्वायरी से आप पढ़ें तो क्या कहेंगे इसे? तो इसे कह देंगे भैया इकोलॉजी। तो इकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड देयर एनवायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिश्ता है, वो क्या किसके अंदर इंक्लूड होता है? इकोलॉजी के अंदर। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग कंपोनेंट से क्या रिश्ता है, वो किसमें इंक्लूड होता है? इकोलॉजी में। तो इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी। अगर मैं साइंटिफिक तरीके से एनवायरमेंट पढ़ूं तो उसी को इकोलॉजी कहते हैं। हुआ बना रखा है और कुछ नहीं है। एनवायरमेंट को साइंटिफिक तरीके से पढ़ने का तरीका क्या है? इकोलॉजी, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों बार बार ना एक टर्म सुनेंगे, स्पीशीज स्पीशीज स्पीशीज। स्पीशीज क्या है? देखिए बाकी ना मैं आपको नहीं बताने वाला है इकोलॉजी किसने दिया, टर्म कहां से आया, कोई नहीं पूछ रहा है आपसे। वो सब बेकार की बातें हैं, टाइम नहीं बर्बाद करना, मुद्दे की बात करना है, वो सब कुछ जो आपको मार्क्स दिलाएगा।
तो चलिए कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट, आपसे कोई स्टैटिक ज्ञान नहीं लेने वाला, कंसेप्ट्स जानने बहुत जरूरी हैं। चलिए, तो जब आप एनवायरमेंट पढ़ेंगे तो आपको एक टर्म जानना जरूरी है, स्पीशीज। बात बात पे आएगी ये स्पीशीज, ह्यूमन बीइंग, होमोसेपियंस एक स्पीशीज, बंदर, चिंपांजी, डॉग, सब क्या एक स्पीशीज हैं। तो क्या है, व्हाट इज अ स्पीशीज? तो टेक्निकली स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्या मतलब? आपको मालूम होगा घोड़ा, आपको मालूम होगा गधा, और एक होता है खच्चर। घोड़ा, गधा और खच्चर। तो अगर आप देखें, घोड़ा जो होता है ना, उसकी जो ये पार्ट होती है बिल्कुल ऐसी स्लैंटेड बैक होता है, गधे का फ्लैट होता है, कुछ ऐसे। यहां पर बनाओ साइड में, तो घोड़े का जो नेक वाला पोर्शन होता है ना, आर्च्ड होता है, कुछ ऐसे। गधे का ऐसा फ्लैट होता है। और तीसरा होता है खच्चर, मिक्स हो जाता है, तो कुछ ऐसा होता है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है, मुझे मत देखिए, यहां पर है। तो ये है खच्चर। मुझे ना देखें ऐसे यार, यहां पे। तो अगर आप देखें तो खच्चर कैसे बनाया जाता है, म्यूल कैसे बनाया जाता है? तो म्यूल बनाने के लिए क्या किया जाता है? एक मेल डोंकी लिया जाता है, एक फीमेल हॉर्स ली जाती है, उनको ब्रीड कराया जाता है, और इनका जो दो अलग अलग स्पीशीज से निकल के एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म आ रहा है, उसी को हम कहते हैं खच्चर यानी म्यूल। तो दोस्तों, ये जो म्यूल होता है ये स्टेराइल होता है, यानी ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं दे सकता, इसके बच्चे नहीं हो सकते। तो इसलिए म्यूल एक स्पीशीज नहीं है। स्पीशीज होने के लिए क्या होना पड़ता है? वो इंटरब्रीड करके ऐसे बच्चे पैदा करें जो कि फर्दर बच्चे पैदा कर सकें। वो जो स्पीशीज, वो जो ऑर्गेनिज्म है, वही कहलाएंगे स्पीशीज। जैसे टाइगर और लायन को ब्रीड करवा दोगे तो कई बार लाइगर जैसी चीजें पैदा होती हैं, लेकिन वो फर्टाइल नहीं है, उसमें मेल लाइगर फीमेल लाइगर नहीं है कि उनको इंटरब्रीड करवा के और नए लाइगर पैदा हो जाए ना, वैसा नहीं होता। लेकिन मेल टाइगर फीमेल टाइगर मिलेगी, मेल लायन फीमेल लायन मिलेंगी, इंटरब्रीड होगा, लायन के बच्चे होंगे। तो ये क्या है? स्पीशीज। तो आई होप अब आपको समझ आ चुका है स्पीशीज क्या कहलाता है। तो अगर स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड नहीं है तो आपस में तो इंटरब्रीडिंग हो ही नहीं सकती। अगर क्लोजली रिलेटेड है तो इंटरब्रीड करके कुछ हाइब्रिड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, बट वो क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं, इसलिए वो स्पीशीज की कैटेगरी में नहीं आते। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो इकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक अप्रोच ऑफ स्टडीइंग एनवायरनमेंट, यानी किसी भी स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज के साथ क्या रिश्ता है, इसको पढ़ा जाता है इकोलॉजी में साइंटिफिक तरीके से। दूसरा क्या पढ़ा जाता है? किसी भी स्पीशीज का अजैव यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ क्या रिश्ता है, इसको पढ़ा जाता है साइंटिफिक तरीके से। तो इसको भी क्या कहते हैं? अगर साइंटिफिक तरीके से पढ़ो तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इकोलॉजी। अब जाहिर सी बात है, जब आप साइंटिफिक तरीके से पढ़ रहे हो तो आप अलग अलग लेवल्स पे पढ़ सकते हो। अलग अलग लेवल्स का मतलब कि मान लीजिए एक डॉक्टर साहब आए, आके बस मुझे पढ़े, भाई नब्ज कैसी चल रही है बताओ जरा, बीपी कितना है, हार्ट रेट क्या है, ब्लड शुगर कितना है। तो ये किसको पढ़े? मैं एक इंडिविजुअल हूं, उसको पढ़ लिया। दूसरा क्या होता है? पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन एज अ होल पढ़ा जाए तो ह्यूमन पॉपुलेशन एज अ होल नाउ डेज इज ससेप्टेबल टू कोविड-19, nCoV-19, कोरोना वायरस। पहले नहीं था, पहले कोरोना वायरस एनिमल्स तक सीमित थी, अब ह्यूमंस में होने लग गया। तो ये क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन एज अ होल के लेवल पे आप पढ़ रहे हो। तीसरा और एक लेवल ऊपर चले जाओ, अगर मैं सारे लिविंग बीइंग्स को किसी रीजन में पढ़ने लगूं एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम,
वो भी पढ़ सकता हूं, या फिर मैं किसी पर्टिकुलर लैंडस्केप पे मौजूद लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स सबको पढ़ लूं, तो वो भी एक लेवल ऑफ स्टडी हो सकता है। तो ये क्या है, अलग अलग लेवल ऑफ स्टडीइंग इन इकोलॉजी। तो इन्हीं को कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। तो सबसे पहला लेवल होता है स्टडी करने का इकोलॉजी में, किसी ऑर्गेनिज्म को मैं जब इंडिविजुअली पढ़ूं, जैसा मैंने बताया डॉक्टर साहब आए, बस मेरा नर्व्स, मेरा ब्लड शुगर वगैरह नाप के चले गए, तो वो लेवल ऑफ साइंटिफिक तरीके से पढ़ा जाए तो उसको क्या कहेंगे, इंडिविजुअल। जैसे कि ये एलिफेंट का समूह है, इस एलिफेंट के समूह में यदि मैं ये जो छोटा सा एलिफेंट साइड में बैठा हुआ है, इसको अभी मैंने गोला बनाया, इसको पढ़ूं तो मैं किसको पढ़ रहा हूं, इंडिविजुअल को। नेक्स्ट, अगर मैं किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पढ़ूं, तो वो क्या है, पॉपुलेशन। यहां पर मौजूद इस इलाके में जितने भी हाथी हैं सबको पढ़ूं तो मैं किसको पढ़ रहा हूं, पॉपुलेशन को। ये जितने भी विल्डबीज हैं, इनको, इस लोकेशन में मौजूद विल्डबीज को पढ़ूं तो मैं क्या पढ़ रहा हूं, पॉपुलेशन को। लेकिन एक चीज जानिएगा कि पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं कि पूरे अर्थ में कितने हाथी हैं मैं पढ़ लूं, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ गिवन प्लेस। तो अफ्रीका का हाथी, इंडिया का हाथी अलग अलग है, थाईलैंड का हाथी, इंडोनेशिया का हाथी अलग अलग है। तो ये लोग आपस में मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत रेयर चांसेस है कि माइग्रेट करके मिल जाएं, बट यूजुअली नहीं मिलेंगे। तो आप अगर देखें तो सेम स्पीशीज यदि ज्योग्राफिकली सेपरेटेड हैं तो वो अनलाइकली टू ब्रीड हैं, तो इसलिए उनको सेम पॉपुलेशन में नहीं इंक्लूड किया जाता। रादर एलिफेंट स्पीशीज के वो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, इंडिया में, अफ्रीका में, कुछ इंडोनेशिया में, कुछ साउथ ईस्ट एशिया के इंडोनेशिया में, अलग अलग रीजन पे। तो ये क्या कहलाता है, लेवल ऑफ स्टडी, पॉपुलेशन। तीसरा, कम्युनिटी लेवल। अब भैया आपको मालूम है तो किसी रीजन में सारे बायोटिक कंपोनेंट्स अगर मैं उनको पढ़ूं, क्योंकि भैया रियलिटी तो देखिए क्या है, अगर मुझे किसी रीजन के, ये वैसे बाय द वे सवाना ग्रासलैंड है जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ग्रासलैंड है, इक्के दुक्के दूर दराज में कुछ कुछ पेड़ वेड़ भी दिखेंगे। तो ये अगर मुझे लायन सवाना ग्रासलैंड में रहने वाले को पढ़ना है तो मुझे क्या क्या जानना जरूरी है, लायन क्या खाता है, लायन खाता है विल्डबीज, लायन खाता है ज़ीब्रा, लायन खाता है कुछ वैसा ही डियर। तो ये सारी चीजें जो वो खाता है उसको भी जानना पड़ेगा। उसी इलाके में अब डियर, विल्डबीज, ज़ीब्रा क्या खाता है, वो खाता है घास, ग्रास, है ना। तो ज़ीब्रा, विल्डबीज, डियर वही होंगे जहां ग्रास होगी। तो ये क्या है, ये क्या है, ये एक कम्युनिटी है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स को जब मैं पढ़ लूं ऑफ अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम, तो वो क्या कहलाती है, कम्युनिटी कहलाती है। क्योंकि रियलिटी तो क्या है, रियलिटी तो ये है दोस्तों कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज पर निर्भर करती है एनर्जी सप्लाई के लिए। लायन को खाना मिलता है ज़ीब्रा से, ज़ीब्रा को खाना मिलता है ग्रास से, ग्रास को सोलर एनर्जी से। तो इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस से खाना बनाया, पहली बार शुगर के फॉर्म में, सेल्यूलोज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हुई, वो जो घास की एनर्जी ज़ीब्रा के पास गई, वो ज़ीब्रा की एनर्जी लायन के पास गई। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो आप अगर देखें तो जो एनर्जी, जो स्पीशीज है, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज पर निर्भर करते हैं। लायन वही मिलेगा जहां ज़ीब्रा, जहां डियर, जहां विल्डबीज मिलेंगे, ये तीनों चीजें वही मिलेंगी जहां ग्रास मिलेगा। तो ये लेवल ऑफ स्टडी इकोलॉजी में क्या कहलाएगा, कम्युनिटी लेवल।
तो कम्युनिटीज में ही प्लांट्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसा मैंने ग्रास बताया, और साथ साथ माइक्रोब्स भी, माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोफाउना, जमीन पे जो बैक्टीरिया है, जो फंगाई है, वो भी इंपॉर्टेंट है एंड वो भी इंक्लूडेड है कम्युनिटी में। तो इन शॉर्ट वो उस रीजन में सारी जैव चीजें, सारी लिविंग थिंग्स, सारी चीजें इंक्लूड होके बनती हैं बायोटिक कंपोनेंट। जब इंक्लूड कर दो तो वो लेवल पे अगर मैं साइंटिफिकली उनको पढ़ूं तो मैं क्या पढ़ रहा हूं? कम्युनिटी पढ़ रहा हूं। और इसके ऊपर क्या? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या हो गया? उस रीजन में सिर्फ और सिर्फ ये ग्रास है तो इसीलिए जीब्रा है, ये जीब्रा है इसीलिए लायन है। पर ग्रास क्यों है? ग्रास यहां पर इसलिए है क्योंकि सवाना ग्रासलैंड में क्या होता है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा, फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर्स आते रहते हैं, गर्मी होती है, फायर्स होते हैं, तो वहां पर बड़े बड़े पेड़ नहीं उत्पन्न उग पाते। यूजुअली कुछ इक्के दुक्के पेड़ होते हैं, पानी की कमी रहती है, लिमिटेड प्रेसिपिटेशन होती है, लिमिटेड बारिश होती है, तेज सोलर इंटेंसिटी होती है, सनलाइट होती है, तो इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस हो रहा होता है, पानी की कमी होती है, फ्रीक्वेंट फायर्स आते हैं, इस वजह से यहाँ पे ग्रासलैंड है। तो यहाँ पे ग्रास है, इसके पीछे बहुत सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स का भी रोल है। जैसे क्या क्या बताया मैंने? पानी के लिए यानी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर बताया मैंने, फायर बताया मैंने, ये भी एक एबायोटिक कंपोनेंट है। तो ये सारे कंपोनेंट मिलके ये ग्रासलैंड बनवा रहे हैं। ग्रासलैंड बन रहा है तो जीब्रा है, जिराफ है, इसलिए लायन है। तो ये जो संपूर्ण चीज बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स गिवन प्लेस पे, गिवन टाइम पे जब मैंने पढ़ा तो वो क्या कहलाया? इकोसिस्टम। तो एक इकोसिस्टम में यूजुअली जो फ्लोज ऑफ एनर्जी होती है वो उसके अंदर कन्फाइंड होती है। एक इकोसिस्टम की एनर्जी दूसरे इकोसिस्टम जाए, इसकी गुंजाइश बहुत कम है, इसके चांसेस बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे एक इकोसिस्टम क्लोज सिस्टम होता है, बहुत कम एनर्जी होगी कि एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम जाती है, कुछ भी कंप्लीटली क्लोज नहीं है, बट कम है। तो अगर आप देखें तो मोस्ट फ्लोज ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इकोसिस्टम में देखें तो विद इन दी बायोटिक कम्युनिटी में ही होती रहती है, लिविंग थिंग्स विद इन दिस इकोसिस्टम। इन्हीं में अगर आप देखो तो इसमें जो अलग अलग लिविंग बीइंग्स हैं इनमें ही मेजर एनर्जी फ्लो होती है। ये एनर्जी फ्लो बहुत कम है, लगभग ना समान बहुत कम है। तो आप अगर देखें तो बिटवीन द इकोसिस्टम एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो बहुत कम है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं इकोसिस्टम टू लार्ज एक्सटेंट क्या है? सेल्फ कंटेन्ड, यानी क्लोज्ड हैं, आइसोलेटेड हैं, अपनी एनर्जी, अपना न्यूट्रिशन अपने तक ही सीमित रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पॉन्ड है, तो उस पॉन्ड में खाना कहां से आ रहा है? उस पॉन्ड में जो एल्गी है वो सबसे पहले सोलर एनर्जी ट्रैप करती है, उस एल्गी को छोटी मछली खाती है। तो इस प्रकार से एक पॉन्ड इकोसिस्टम अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप पॉन्ड एज अ इकोसिस्टम एज अ होल अगर आप देखें तो जल्दी से अगर मैं देखूं तो पॉन्ड एज अ होल इकोसिस्टम अगर आप देखें तो इसमें कुछ एल्गी है, ये एल्गी सोलर एनर्जी लेती है और ये एल्गी क्या करती है? इससे न्यूट्रिशन बनाती है, तो इसको फिश खाना खाती है। तो इस प्रकार से आप अगर देखें और ये स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाती है। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो जो एनर्जी है इस इकोसिस्टम में कन्फाइंड है एल्गी से स्मॉल फिश से लार्ज फिश, और लार्ज फिश जब मरती है या एक्सक्रीट करती है तो यहाँ पे कुछ डिकम्पोजर्स हैं और वो क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को वापस से इस एक्वेटिक इकोसिस्टम में सप्लाई कर देते हैं। एसेंशियल जो काफी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया, उसको भी वीड आउट कर देते हैं। तो इस प्रकार से
ये आपस में ही सेल्फ रेगुलेटेड है, बाहर से ज्यादा लेना देना नहीं है, बस बाहर से सनलाइट आती है और ये इकोसिस्टम अपना काम चला लेता है। तो ऐसे प्रकार के सिस्टम को क्या कहेंगे? सेल्फ कंटेन्ड एंड सेल्फ सस्टेनिंग। तो आने वाले टाइम में इसी को हम समझेंगे। तो दोस्तों आपके लिए हमारे पास बस 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से 5 मिनट में आपको मैं बता दूं। तो एक आप देख सकते हैं यहां पे, ये चचा को देखिए कितने खुश लग रहे हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो इनके हाथ में बॉटल है ये सील्ड है, ये सील्ड है। इसके अंदर पिछले 55 साल में बाहर की गैसेस नहीं आई है, बाहर से पानी नहीं गया है, 55 साल से सील्ड है और अंदर में देखिए कितना हरा भरा है। तो ये क्या है? ये एक छोटा सा वर्जन है इकोसिस्टम का। बाहर से बस क्या आता है इसमें? सनलाइट, और कुछ नहीं लेता भैया, अपना आप मस्त जीता है, सरवाइव करता है। अंदर में ही जो पानी है वही रिसाइकल होती है, वापस कंडेंस होती है, पेड़ को वापस पानी, पौधे को वापस पानी मिलता है, पौधा फोटोसिंथेसिस करता है। अंदर इसके खुद के डिकम्पोजर्स हैं जो गिरे हुए पत्ते को डिकम्पोज करते हैं और नीचे का सॉइल बना देते हैं, वही सॉइल से वापस न्यूट्रिशन मिल जाती है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का इकोसिस्टम है। टेक्निकली इसको कहते हैं मीसोकॉज्म। मीसोकॉज्म क्या है? तो ये अगर आप देखें तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स है जिसमें एबायोटिक एंड बायोटिक फीचर्स दोनों हैं इकोसिस्टम के, लेकिन साइज में रेस्ट्रिक्टेड है। तो साइंटिस्ट जब रियलिटी में किसी इकोसिस्टम को पढ़ते हैं तो उसको मिमिक करते हैं कुछ ऐसे ही मीसोकॉज्म्स के माध्यम से। तो बस आपको जानकारी देनी थी इसलिए बता दी, कोई आपसे पूछेगा नहीं मीसोकॉज्म। तो आने वाले लेक्चर्स में इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, मेजर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं इकोसिस्टम के, तो इनको बहुत तसल्ली से अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी अनअकैडमी आए तो क्या करेंगे? यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी और साथ ही साथ आप अगर देखें तो आपको मैं बता दूं, तो इसी में दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं, जब भी आप ये यूज करेंगे तो आपको जब भी आए अनअकैडमी यूज द कोड KC10, क्योंकि जब भी आए यूज द कोड KC10। कुछ अटक रहा है, लिख नहीं रहा, तो याद रखें जब भी आए यूज द कोड KC10। डेली जुड़े रहें, वीडियो लाइक करना ना भूलें एंड डेली हैबिट बना लें। इस लेक्चर्स के थ्रू हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एनवायरनमेंट को ख़त्म करने वाले हैं, सब कुछ कवर होने वाली है। तो एज अ हैबिट बना लें, जुड़ें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो आने वाले दिनों में आप एनवायरनमेंट के चैंपियन हो जाएंगे। ऐसी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। एंड स्टैटिक हो जाएगा, करंट तो आपको कर ही रहे हैं सर, दोनों सर हमारे साथ लगे हुए हैं, वो आपको करंट कवर कराएंगे। तो स्टैटिक की जिम्मेदारी मेरी है, तो इसका मैं आपको चैंपियन बना के रखूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड आने वाले लेक्चर्स में भी हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।